प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 12 के लिए मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और मानव भूगोल में हमने इसके महत्वपूर्ण अध्यायों की हमने चर्चा कर ली है। मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में अध्ययन कर लिया है, इसकी प्रकृति और इसका विषय क्षेत्र क्या है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम मानव भूगोल का जो विकास है वो विकास किन चरणों में पूर्ण हुआ हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली हम यहाँ पढ़ेंगे कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में किस प्रकार से मानव भूगोल विस्तारित होता रहा, इसका विकास होता रहा, विकास के किस किस प्रकार से आयाम आए हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मानव भूगोल का विकास। पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के साथ अनुकूलन एवं समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण मानव के अभ्युदय के साथ ही प्रारंभ हो गया था। तो जब मानव का जन्म हुआ, मानव का विकास धीरे धीरे होना शुरू हुआ। मानव गतिशील प्राणी के रूप में अपना जीवन यापन करना प्रारंभ जैसे उसने किया, तो वे पर्यावरण के साथ, तो किस सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के साथ क्या कर रहा था, वह अनुकूलन कर रहा है, वो है ना, अनुकूलन एडप्शन कर रहा है, उस चीज़ को क्या कर रहा है, एडप्ट कर रहा है। और समायोजन भी कर रहा है कि किस प्रकार से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ अपरिवर्तन कर सकते हैं, कुछ नयापन ला सकते हैं। तो ये जब भी शुरुआत हो गई जब मानव ने इस धरती पर कदम रखा, यहाँ उसका जन्म हुआ और धीरे धीरे वो विकसित अवस्था में आना प्रारंभ उसका हुआ। यदि हम मानव व वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं से मानव भूगोल की प्रारंभ की कल्पना करें, देखिए, यदि हम मानव व वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तविकता में इसकी जड़ें जो है वो इतिहास के संदर्भ में अत्यंत गहरी है। क्योंकि जिस प्रकार से मानव का जन्म हुआ, मानव ने विकास करना प्रारंभ किया, मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहना जिसने प्रारंभ किया, तो यहाँ वह इतिहास के साथ भी इंटरलिंक हो जाता है और उसका जो सामाजिक आर्थिक परिवेश है या भौतिक पर्यावरण के साथ जो संबंध स्थापित कर रहा है वह भी यहाँ पर इंटरलिंक हो जाता है। तो इतिहास और भूगोल ये दोनों एक रूप से समग्र हैं, एक दूसरे के साथ साथ हैं और इसकी जो जड़ें हैं वो इतिहास के साथ भी साथ साथ चलती है, या इतिहास का संबंध जो है वो भूगोल से तो है ही और भूगोल का संबंध इतिहास से भी जुड़ा हुआ होता है। अतः मानव भूगोल के विषयों में एक दीर्घकालिक सातत्य पाया जाता है। समय के साथ विषय को स्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है। इस विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाता है। अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास के 3 युग आए, ठीक है। यदि 3 युगों की हम चर्चा करें तो प्रथम युग जो था वो प्राचीन काल था। प्राचीन काल में क्या हुआ, प्राचीन काल में किस प्रकार मानव का विकास हुआ उसकी हम चर्चा करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया न्यून थी, यानी कि सामाजिक जो समाज थे उनके बीच में इंटर रिलेशन नहीं था, बहुत कम था, क्योंकि उस समय समाज ज़्यादा बड़ा नहीं था, 1 या 2 व्यक्ति रहा करते होंगे। एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था, जब हम मिलते नहीं थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं थी, तो फिर ज्ञान भी सीमित ही था। तकनीकी विकास का स्तर निम्न था तथा चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। संपूर्ण रूप से तकनीकी थी नहीं, क्योंकि उस समय मानव का विकास प्रारंभ हुआ ही था। मानव उस समय अपना सेटलमेंट कर रहा था प्रकृति के साथ में, किस प्रकार से हम प्रकृति के साथ जी सकें, प्रकृति के साथ रह सकें, ये पहले उसकी वो सोच थी। तकनीकी थी नहीं तो उसका विकास भी असंभव है। भारत, चीन, मिस्र, यूनान में रोम की प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव में मानते थे, यानी कि जितनी भी सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं में जो प्राकृतिक शक्ति होती थी, यानी प्रकृति उस समय सब कुछ हुआ करती थी, ऐसा ये लोग मानते थे। वेदों में सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर पूजा अर्चना की जाती थी। आज भी सत्य है, आज भी हम पूजा अर्चना करते हैं, उस समय ये अधिक थी।
यूनानी दार्शनिक थेल्स व एनेक्सिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति एवं मानव समाजों का वर्णन किया। तो जो थेल्स महोदय थे यूनान के और एनेक्सिमेंडर थे, इन्होंने जलवायु, वनस्पति और समाज, मानव समाजों का वर्णन किया कि मानव समाज किस प्रकार से स्थापित हुआ, मानव समाज किस प्रकार से विकसित हुआ, इनकी चर्चा एनेक्सिमेंडर ने किया। अरस्तु ने वातावरण के प्रभाव की वजह से ठंडे प्रदेशों के मानव को बहादुर परंतु चिंतन में कमजोर बताया, जबकि एशिया के लोगों को सुस्त पर चिंतनशील बताया। तो अरस्तु जो महोदय थे, अरस्तु ने वातावरण के अनुसार वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है ये बताया और ये बताने का प्रयास किया कि ठंडे प्रदेशों के जो मानव होते हैं वो बहादुर होते हैं। ठंडे प्रदेशों के जो लोग होते हैं वे कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण उन्हें रहने के लिए प्रभावित करता है, इजी गोइंग नहीं कर पाता। तो वे क्या करते हैं? प्रयास करते हैं कि हम किस प्रकार से ठंडे वातावरण में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो बहादुरी के साथ वे लड़ते हैं, उस वातावरण के साथ लड़ते हैं और वो रहते हैं, निवास करते हैं। परंतु चिंतन में कमज़ोर बताया, चिंतन नहीं करते, किसी चीज़ को चिंतित नहीं रहते, जो भी कार्य करना है हमें करना है, लेकिन क्या परिणाम होगा वो नहीं पता। तो ठंडे प्रदेशों के जो लोग होते हैं बहादुर होते हैं, लेकिन चिंतन में कमज़ोर होते हैं। जबकि एशिया के लोग जो होते हैं, एशिया के लोगों को सुस्त पर चिंतनशील बताया। तो एशिया के लोग कैसे होते हैं? सुस्त होते हैं, काम करने में लेट लतीफ़ होते हैं, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे। चिंतनशील है, लेकिन चिंता करके वो कार्य किस प्रकार से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, उसका परिणाम क्या होगा, तो चिंतनशील है। ठीक है, लेकिन सुस्त है, काम 1 दिन 2 दिन 10 दिन डिले हो जाता है, लेकिन चिंतनशील बताया गया है। इसी प्रकार से इतिहासकार हेरोडोटस ने जो दुमक्कड़ जनजातियाँ होती थीं तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। जो दुमक्कड़ जनजातियाँ थी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर अपना जीवन यापन करती थी, और उनके मध्य जो स्थायी कृषक थे, उन पर जीवन पर किस प्रकार से वातावरण प्रभावित होता है उसके बारे में चर्चा की। हिक्केटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। हिक्केटियस ने विश्व के बारे में प्रथम जानकारी प्राप्त की और इनकी एक पुस्तक है जस पीरियोडस। इस पुस्तक में इन्होंने भूगोल की चर्चा की, भूगोल के बारे में बताया, भूगोल की सामान्य जानकारी को दिया, इसलिए उनको व्यवस्थित रूप से जो भूगोल का जनक माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं ये विध्वंस का एक कार्य बन जाता है। कुछ लोग फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो इरेटोस्थनीज को मानते हैं, लेकिन उन्होंने पृथ्वी की जो संपूर्ण जानकारी है, पृथ्वी की जो वास्तविक गणितीय पहलू पर जो जानकारी वो एकत्रित करके बताया, इसलिए इरेटोस्थनीज को वास्तविक रूप में भूगोल का पिता माना जाता है। लेकिन हम ये देखें कि प्राचीन समय में हिक्केटियस ने भौगोलिक ज्ञान को पहले व्यवस्थित रूप से करके बताया, इसलिए हिक्केटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है। तो ये विध्वंस रहता है कि किसको माने किसको नहीं माने, लेकिन आपको दोनों ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रैबो व उसके समकालीन रोमन भूगोलवेताओं ने मानव व उसकी प्रगति के स्तर पर भू पारिस्थितिकी स्वरूपों के प्रभाव को स्पष्ट किया। तो हर अलग अलग समय में, अलग अलग काल में जोग्राफर्स, भूगोलवेता आते गए और उन समय की परिस्थितियों को उन्होंने बताया, मानव की परिस्थितियों को रखा और किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करता है वह बताते चले गए। और अलग अलग समय में अलग अलग भूगोलवेता ने अपना योगदान दिया। उसके बाद हम मध्यकाल की ओर बढ़ते हैं। तो मध्यकाल में हम ये देखते हैं कि इस काल में नौ चालन संबंधी कुशलताओं व अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान में दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय मिथक रहस्य खुलने लगे। ये उस समय की बात है, लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास की बात है, जब धीरे धीरे लोगों में विचार उत्पन्न होने लगे। लोग अंधकार से धीरे धीरे उजागर यानी पुनरुत्थान की तरफ, पुनः जागरण के काल की तरफ चलने लगे। तो एक समय ऐसा था जब ये इनकी सोच विकसित होने लगी। ये एक देश से दूसरे देश की ओर सोचने लगे कि उस देश में क्या होगा, कैसे वहाँ का जीवन यापन होगा, लोग कैसे रहते होंगे। तो ये धीरे धीरे व्यापक रूप से बढ़ता चला गया। औपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों को खोजा। यानी औपनिवेशीकरण का मतलब क्या होता है कि एक देश के द्वारा दूसरे देश को उस पर अपना आधिपत्य स्वीकार करवाना, औपनिवेशीकरण। व्यापारिक रुचियों के माध्यम से, तो
पहले जो भी कोई देश अन्य देशों में जाया करते थे वो व्यापार की दृष्टि से आया जाया करते थे। और आपको पता है, यदि आपने इतिहास को ही पढ़ा हो तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय था। जो व्यापार था वो कैसा था? वस्तु विनिमय। यानी एक जो किसान वर्ग है या एक व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है, यदि गेहूं का उत्पादन करता है और उसे यदि कपड़े की आवश्यकता है या ऊन की आवश्यकता है, तो जो ऊन का व्यापारी होता है उसको यदि अनाज की आवश्यकता है तो वो उसको उसके बदले अनाज देकर उससे ऊन के कपड़े या कपड़े खरीद लेता था। तो ये वस्तु विनिमय था। लेकिन आज जो विनिमय कैसा रहा? मुद्रा के रूप में हो रहा है, कैश के रूप में हो रहा है, ठीक, करेंसी के रूप में हो रहा है। आज कोई वस्तु हम लेते हैं तो उसके बदले में हम वस्तु यदि हमें खरीदनी है, जैसे हमें बुक खरीदना है, हमें या कोई हमारे उपयोग के लिए कोई आवश्यक सामग्री हमें लेनी है, तो उसके बदले हम उसको कैश दे देते हैं। जितनी की भी वो सामग्री है उसके बदले में हम उसको कैश, करेंसी जो है हम उसको उपलब्ध करवा देते थे। लेकिन प्राचीन समय में करेंसी जैसे कोई वस्तु नहीं थी, वहाँ उस समय वस्तु विनिमय था, वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। तो व्यापार के इस काल में धीरे धीरे व्यापार होने लगा और व्यापार के साथ साथ संबंध स्थापित होने लगे। क्योंकि प्राचीन काल में लोग सीमित थे, उनकी सोच सीमित थी, ज्ञान सीमित था, तो आना जाना वो इतना नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे मध्यकाल में आते आते लोगों की सोच डेवलप हुई, उनका विकास हुआ, ज्ञान का आदान प्रदान हुआ और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आना उन्होंने प्रारंभ किया। इस काल में अन्वेषण, विवरण व प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा। प्रादेशिक विश्लेषण में प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। मत ये था कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई के रूप में पृथ्वी के भाग होंगे। मत ये भी था कि सभी प्रदेश पृथ्वी को पूर्ण रूप में समझने में सहायता करेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से पृथ्वी को समग्र रूप के अध्ययन के रूप में हमने इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। आधुनिक काल में, और इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट, रिटर, फ्रॉबेल, पेशेल, रिस्टोफैन, रैडजेल ने की। फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ। रैडजेल, विडाल डी ला ब्लांश जैसे जो महान भूगोलवेत्ता हुए, इन लोगों ने भूगोल के विकास में, विशेषकर मानव भूगोल के विकास में बहुत प्रमुख योगदान दिया। ब्रुंश, डिमांजिया, फेब्रे ने मानव भूगोल में कई ग्रंथ लिखे। अमेरिका व ब्रिटेन में भी मानव भूगोल का तेज़ी से विकास हुआ। अमेरिका में एलन सैम्पल, हंटिंगटन, बोमेन, कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर और ब्रिटेन में हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी तथा फ्लूअर ने मानव भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया। ये सब चर्चा 20वीं शताब्दी या सदी के मानव भूगोल को विकसित करने पर सभी देशों ने अपने अपने प्रयास किए, जोर दिया, जिसके माध्यम से भूगोल जो है, विशेषकर मानव भूगोल जो है, वो एक विकसित अवस्था में आ जाए। फ्रेडरिक रैडजेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, इन्होंने मानव समाज व पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया। पूर्व की क्लास में हम रैडजेल की परिभाषा पढ़कर आए थे और वहाँ पर उनकी एक पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी, और इन्हें आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक या फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफर भी कहा जाता है। इस काल के प्रारंभिक दौर में मानव वातावरण संबंधों का नियतिवादी, संभववादी व नवनियतिवादी विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया गया। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी कि नियतिवादी क्या होता है, संभववादी क्या होता है, इसकी हम चर्चा करके आ चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे नवनियतिवादी की, आपको समझना है। नियतिवाद में प्रकृति एवं संभववाद में मानव को अधिक प्रभावी माना। ठीक है, यही हमने आपको बताया था वहाँ पर भी कि मुख्य रूप से जो नियतिवादी थे वे प्रकृति को सर्वप्रमुख मानते थे और संभववादी जो है वह मानव को अधिक महत्वपूर्ण या प्रभावी मानते थे। लेकिन 21वीं सदी के आरंभ में नवनियतिवाद के अनुसार दोनों के पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य पर जोर दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण है। 21वीं शताब्दी में क्या हुआ, इससे पूर्व के काल में सबसे पहले प्रकृति का सामंजस्य था, प्रकृति का अपना प्रकोप था, प्रकृति अपने प्रभावित करती थी और वर्तमान में भी प्रभावित करती है, ये हम इसको भुला नहीं सकते। लेकिन उस समय नियतिवादियों का अधिक जोर था, प्रकृति सर्वप्रमुख है, प्रकृति ही सब कुछ करती है, ये कहना था नियतिवादियों का। लेकिन धीरे धीरे संभववादी, जो कि मानव को प्रभावशाली मानते हैं और ये कहते थे कि प्रकृति केवल संभावनाएं
हमें उपलब्ध करवाती है, लेकिन उसमें किस प्रकार से बदलाव करना है, क्या चेंजेस लाना है, किस तरह से अनुकूलन करना है और किस तरह से हम उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये काम किसका होता है? मानव का। इसलिए मानव जो था वो सर्वोपरि हो गया। लेकिन धीरे धीरे हम थोड़ा और समय के साथ आगे बढ़े तो हमने देखा कि 21वीं सदी के प्रारंभ में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर रुको और जाओ की एक विचारधारा उत्पन्न हो जाती है। और रुको और जाओ की विचारधारा जो होती है वो नवनियतिवाद के प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 विचारधाराओं के बारे में विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। नियतिवाद क्या होता है, संभववाद क्या होता है और नवनियतिवाद क्या होता है। तो नवनियतिवाद के जो प्रवर्तक हैं, ये आपको नोट करना है, बहुत महत्वपूर्ण है कि नवनियतिवाद के जो प्रवर्तक हैं किन्होंने ये बात कही, तो ये कही ग्रिफिथ टेलर ने। और ग्रिफिथ टेलर ने क्या विचारधारा रखी? रुको और जाओ की विचारधारा रखी। रुको मतलब स्टॉप और जाओ मतलब गो, तो स्टॉप एंड गो, इसको बोलते हैं स्टॉप एंड गो, ये विचारधारा रखी। रुको और जाओ से मतलब ये होता है कि जिसको प्रकृति के साथ रहना है वो प्रकृति के साथ रह सकता है, जिसे मानव के साथ चलना है वो मानव के साथ चल सकता है, जिसे दोनों के साथ मानना है वो दोनों के साथ रह सकता है, और जिसे नहीं रहना तो उसे स्वयं प्रकृति उसको समाप्त कर देती है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा नियम आप समझ सकते हैं और आप पढ़कर भी आ चुके हैं कि डार्विन का जो नियम है, डार्विन का नियम ये होता है कि डार्विन ये कहते हैं कि डार्विन का जो नियम है वो जीवों की उत्पत्ति से संबंधित है। और वे कहते हैं कि पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से जीवों पर प्रभाव डालता है, और जो जीव जो होता है वो पर्यावरण से यदि अनुकूलन स्थापित कर लेता है तो वह जीव आगे की ओर बढ़ जाता है, उसका विकास हो जाता है। और जो मॉडिफिकेशन नहीं कर पाता, अडेप्शन नहीं कर पाता, अनुकूलन नहीं कर पाता, तो फिर वह स्वतः ही या तो मार दिया जाता है या स्वतः ही वह मर जाता है। यहाँ पर भी वही बात है। प्रकृति क्या करती है? प्रकृति के द्वारा वो चीज़ें, वो वस्तु वो उपलब्ध करवाई जाती है, वो पैटर्न उपलब्ध करवाया जाता है। यदि मानव उससे अनुकूलन स्थापित कर लें या मानव उसमें मॉडिफिकेशन कर दें तो फिर वो जो कंडीशन है या वह समय जो उस समय उपलब्ध करवाया गया है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 का जो दौर है ये भी महामारी का दौर है, या यूँ कह सकते हैं ये प्राकृतिक प्रकोप है, प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ये प्रभावित करने वाला एक ये सिस्टम है। अब इसमें जो जिस प्रकार से रहेगा, जो अनुकूलन स्थापित कर सकता है, इसके अनुसार ढल सकता है, तो वो तो जीवित रह सकता है और आगे सर्वाइव कर लेगा। लेकिन जो इसको अनुकूलन नहीं कर पाएगा, इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, तो वह या तो स्वतः मर जाएगा या फिर किसी के द्वारा मार दिया जाएगा। तो ये 2-3 विचारधाराएं महत्वपूर्ण हो जाती है। मानव भूगोल को जब हम पढ़ते हैं तो ये 3 महत्वपूर्ण विचारधाराएं महत्वपूर्ण रहती है। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल एवं आर्थिक भूगोल के विकास के रूप में हुआ। विशेषीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण मानव भूगोल की अनेक उपशाखाओं जैसे राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल का उद्भव हुआ। तो धीरे धीरे मानव भूगोल विस्थापित होता गया, ये विकसित होता गया, और ये राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल या चिकित्सा भूगोल में भी डेवलप हो गया। दोनों विश्व युद्धों के मध्य की अवधि में क्षेत्रीय विभेदन के अध्ययनों पर विशेष ध्यान दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के 2 दशकों में मानव भूगोल की विषय वस्तु में स्थानिक संगठन उपागम द्वारा विभिन्न मानवीय क्रियाओं के प्रतिरूप की पहचान करना रहता रहा। फिर मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि के चलते 1970 के बाद मानव भूगोल में अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभुत्व रहा। मानव कल्याण परक विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से रहा। देखिए, मानव कल्याण या मानव कल्याण परक विचारधारा का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि मानव के द्वारा जो भी कल्याण कार्य किए जा सकते हैं मानव कल्याण हेतु, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि एक एनजीओ होता है और उस एनजीओ के द्वारा मानव समूह को किस प्रकार से उसके कल्याण की वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकती है, ये मानव कल्याण परक उपागम हो गया। जैसे अभी आपने देखा कोविड-19 के इस दौर में अनेक एनजीओज, अनेक सामाजिक संगठन, अनेक स्तरों पर जो मानव प्रवास कर रहे थे, जो जिनके पास खाने का सामान नहीं था, उनके लिए कोई ना कोई कल्याणकारी जैसे कार्य कर रहे थे, वेलफेयर कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में वेलफेयर ज्योग्राफी, कल्याण परक भूगोल। यानी कोई कल्याण जैसे कोई कार्य कर रहे हैं, कोई खाना बांट रहा है, कोई मास्क बांट रहा है, कोई सैनिटाइज़र बांट रहा है, कोई रहने के लिए उन्हें घर दे रहा है, कोई उन्हें अपने घर पे पहुंचा रहा है किसी साधन के माध्यम से। आपने देखा होगा अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में इस प्रकार से सरकार के द्वारा भी मुहिम चलाई गई और समाज सेवी
संगठन जो थे, जो वॉलेंटियर्स थे, उनके द्वारा भी यह कार्य किया गया। तो ये कल्याण परक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ज्योग्राफी जो थी, भूगोल जो था, भूगोल में इन सभी समावेश होने लगा। मानव भूगोल का मतलब क्या हुआ, मानव के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, मानव के जो कल्याण के पक्ष हो रहे हैं, मानव को प्रभावित करने वाले जो पक्ष हैं, उनका अध्ययन करना मानव भूगोल है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसे पक्ष शामिल हैं। क्रांतिकारी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता के लिए मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास को माना। आचरण परक विचारधारा के अनुसार मनुष्य आर्थिक क्रिया करते समय हमेशा आर्थिक लाभ पर ही विचार नहीं करता, बल्कि उसका अधिकांश निर्णय यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक मानचित्र पर आधारित होता है। यानी आचरण परक विचारधारा से मतलब क्या होता है कि संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं जो गतिशील है, उसमें केवल हमें आर्थिक लाभ नहीं कमाना, बल्कि पर्यावरण को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, उसको हम किस प्रकार से ठीक रख सकते हैं, हमें उसका भी ध्यान रखना है। यानी यहाँ बिहेवियर की बात हो रही है। आचरण परक विचारधारा बिहेवियरल ज्योग्राफी या बिहेवियरल थॉट का मतलब ये हो रहा है कि हमें आर्थिक क्रियाएं तो करनी है, साथ ही साथ हमें पर्यावरण को भी बचाना है। हमें इतना नुकसान नहीं कर देना है कि सब कुछ समूल नष्ट हो जाए और आगे के लिए हमें हमारे पास कुछ भी साधन नहीं बचे। तो समय के साथ साथ हमें हमारी मांग हुई कि हमें आचरण परक भी करना है, यानी हमें बिहेवियर इस तरह से हमें अपनाना है कि हम उस तरह से क्रिया भी करें, हम अपना उत्पादन भी करें, आर्थिक क्रियाओं में हमारी डेवलपमेंट भी हमारा हो, और साथ ही साथ उससे जो हानि हो रही है उसको भी हम बचा सकें। जैसे पर्यावरण का यदि ह्रास होता है तो हम उसको भी बचा सकें, ये भी हमें साथ साथ रखना होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि परिवर्तन के कारण आते आते लगभग 21वीं सदी में मानव भूगोल में सामान्य निकाय सिद्धांत व मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की उपादेयता के प्रश्न उठने लगे। अब आपने देखा कि प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ में महत्व पर जोर दिया जाता रहा। इस प्रकार मानव भूगोल निरंतर विकास के साथ साथ गतिशील भी रहा। समय के साथ इसका महत्व, अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता व अन्य विषयों के साथ संबंध बढ़ रहे हैं। आज भूगोल की महत्वपूर्ण ये शाखा अध्ययन संपूर्ण विश्व में किया जा रहा है। इस प्रकार से हम कक्षा 11 में तो भौतिक भूगोल के बारे में हमने चर्चा की, लेकिन 12वीं कक्षा में आने के बाद हम मानव के व्यवहार, मानव की क्रियाशीलता है, मानव की आर्थिक क्रियाएं, मानव की सामाजिक क्रियाओं की भी हम चर्चा करते हैं। तो मानव भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा। और आगे की कक्षाओं में जब आप आगे के स्तर में उच्च शिक्षा के लिए आप जाते हैं तो मानव भूगोल को भी वहाँ पर अत्यधिक जोरों शोरों से पढ़ाया जाता है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि एक तरफ प्रकृति और एक तरफ मानव है। तो हमें प्रकृति का भी ज्ञान लेना है और हमें मानव के विचारों का भी ज्ञान लेना है कि मानव किस प्रकार से विकसित अवस्था में है, मानव किस प्रकार से विकास कर रहा है, मानव का समाज किस प्रकार से, मानव का अधिवास किस प्रकार से, मानव की जनसंख्या किस प्रकार से विस्तारित हो रही है, किस प्रकार से मानव अत्यधिक ह्रास की ओर बढ़ रहा है, प्रकृति का नाश कर रहा है, प्रकृति को नष्ट कर रहा है। तो प्रकृति उसके रेफरेंस में अपना जवाब भी देती है, प्रत्युत्तर वो कार्य करती है। तो हमें दोनों के संबंध स्थापित करते हुए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये पहला चैप्टर था, अध्याय प्रथम ज्योग्राफी के पाठ्य पुस्तक का, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे, और यदि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे आप उनको हल कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की यदि हम बात करें, महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करें, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम ये देखते हैं कि मानव भूगोल के या रेड जेल की पुस्तक का नाम महत्वपूर्ण होता है। संभववादी विचारधारा किसने दी, ये महत्वपूर्ण है, ये भी हमने अच्छे से पढ़ा है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। इसका जो स्कोप है वो कैसा है, 6 स्कोप मैंने आपको डिटेल्ड स्टडी में पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से, जहाँ हमने अलग अलग स्तर पर जनसंख्या को पढ़ा था। जनसंख्या के बाद उसके प्रदेश का प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, उसका सांस्कृतिक वातावरण किस प्रकार से है, कालिक अनुक्रम किस प्रकार से होता है, समायोजन और प्रादेशिक संगठन किस प्रकार से बनता है, और एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के कैसे संबंध स्थापित होता है, इसकी भी हम चर्चा करके आ चुके हैं। आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, या मध्यकाल में मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, ये अभी जस्ट हमने पढ़ा है। और मानव भूगोल की जो प्रकृति है, वो प्रकृति मानव भूगोल की कैसी है, क्योंकि मानव भूगोल में सबसे जो केंद्र में कौन है, मानव, मानवीय क्रियाएं केंद्र में है, जबकि भूगोल में का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, स्थान, स्पेस, वो महत्वपूर्ण होता है। इतिहास में जिस प्रकार से
समय महत्वपूर्ण होता है, उस तरह से भूगोल का जो केंद्र बिंदु होता है वो स्थान होता है, स्पेस होता है। जबकि मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु होता है वो मानवीय क्रियाएं होती है। मानवीय क्रियाएं किस प्रकार से घटित होती हैं, कहाँ होती है, कब होती है, कैसे होती है, इस पर विचार किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आगे के हम चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए आप बने रहें इस चैनल के साथ में और पढ़ते रहें, समझते रहें भूगोल को शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद।